Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब शुरुआत करते हैं हेडलाइन से, जिन्हें आप तक ला रही हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Benchmark domestic stocks climb around 2.5%. Sensex closes above 49,500 mark. Nifty settles above 14,600 level. Global stocks extend gains and increased optimism about stimulus packages and economic recovery. And oil prices climb more than 1% amid output cut. प्रमुख घरेलू सूचकांक लगभग 2.5% के उछाल में। सेंसेक्स 49,500 से ऊपर और निफ्टी 14,600 से ऊपर हुए बंद। आर्थिक बढ़ावे के पैकेज और अर्थव्यवस्था में सुधार पर बढ़ते आशावाद के बल पर वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी जारी रही और तेल के उत्पादन में कटौती के बीच तेल के मूल्य 1% से अधिक की तेजी में। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज लगभग 2.5% के उछाल में रहे। एशियाई बाजारों से संकेत सकारात्मक रहने के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त आई। सेंसेक्स 49,500 के स्तर से ऊपर और निफ्टी 14,600 के ऊपर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2.46% की तेजी से 1,197 अंक बढ़कर 49,798 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.57% की तेजी से 367 अंकों का उछाल दर्ज करता हुआ 14,648 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का रुख था, लेकिन सेंसेक्स के मुकाबले यहां बढ़त कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.26% की वृद्धि में रहा और बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में 1.59% की बढ़त रही। गौरतलब है कि कल केंद्रीय बजट 2021-22 का स्वागत करते हुए सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 5% का भारी उछाल दर्ज हुआ था। Benchmark domestic stocks today surged around 2.5%. The BSE Sensex and the NSE Nifty climbed amid positive Asian market cues. The Sensex closed above 49,500 mark, while the Nifty settled above 14,600 level. The Sensex gained 1,197 points or 2.46%, up at 49,798. The NSE Nifty also jumped 367 points or 2.57% to trade at 14,648. The broader market at BSE also jumped but underperformed the Sensex. The BSE Mid-Cap Index gained 2.26% and the BSE Small Cap Index appreciated 1.59%. Yesterday, the Sensex and the Nifty skyrocketed around 5%, welcoming Union Budget 2021-22. Today in the Sensex pack, shares of 27 companies gained while 3 fell. SBI was a top gainer as it climbed more than 7%, followed by Ultratech Cement, which gained 6.7%. HDFC climbed 5.6% and Larsen & Toubro surged 4.8%. Bharti Airtel, Maruti and Kotak Bank added 3.5%. On the other side, Bajaj Finserv declined 2.3%, Titan fell 1.1% and Hindustan Unilever slipped 0.8%. In the sectoral indices, all 19 sectors gained. Industrials sector was top gainer as it surged 4.2%, followed by auto, which climbed 4%. Capital goods gained 3.9% and reality sector stocks gained 3.7%. Bank-Sex added 3.4%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,714 companies appreciated while 1,226 fell. Shares of 174 companies remained unchanged.
249 companies rose to their 52-week high, while 54 companies fell to their 52-week low. अनुभा अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सोनू। सुषमा जी, जैसे हम दोपहर को मनी मैटर्स में भी बात कर रहे थे, सेंसेक्स में अद्भुत उछाल कल आया 5% का, और आज भी वो तेजी का जो रुख है वो जारी है। ऐसा नहीं है कि इट वाज अ फ्लैश इन द पैन। तो आप थोड़ा बताएं हमें विस्तार में कि क्या ऐसा बजट ने उत्साहित क्यों किया है बाजार को इतना, क्योंकि हम पिछले 5 दिनों में देख रहे थे बिफोर द बजट केम की एक बहुत नर्वसनेस थी बाजार में। तो पहले तो मैं ये कह दूं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है ये ऑल महिला प्रोग्राम है आज, 2 एंकर्स और 1 एक्सपर्ट। सो इट्स अ गुड फीलिंग। तो बैक टू स्टॉक मार्केट। हाँ, जैसे मैंने सुबह भी कहा था, ये एक बात है कि जो अनाउंसमेंट नहीं आया वो एक बहुत बड़ी वजह है कि ये उछाल आया है मार्केट में। ये आशंका ये थी कि शायद कोई कोविड टैक्स आएगा, शायद कोई वेल्थ टैक्स आएगा। खासकर कोविड के बारे में ये आशंका इसलिए थी कि भाई रिसोर्सेज की जरूरत है, सरकार को रेवेन्यू की शॉर्टफॉल है और जरूर कुछ कर्ज लगाएंगे। वेल्थ टैक्स चाहे ना सही किसी और पे लगाएंगे या मिडिल क्लासेस के ऊपर कोई टैक्स लगाएंगे। तो ये सारा नहीं हुआ है। इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी रिलीफ समझ लीजिए जो मार्केट में आई है कि ये नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना जोर दिया है सरकार ने इस वक्त, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की भी बात की है और इन्वेस्टमेंट्स का एक्सपेंडिचर को उन्होंने बढ़ावा दिया है इस साल, उसका भी नेचुरली फायदा जाएगा कॉर्पोरेट्स को और तो उसका भी असर है मार्केट में। तीसरी बात यह है कि रिफॉर्म्स जो पहले जिसके बारे में बात की नहीं जा रही थी, इंश्योरेंस के बारे में और ये डिसइन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, तो ये जो रिफॉर्म्स हैं जो इस वक्त लोगों ने सोचा कि शायद सरकार इस वक्त घिरी हुई है, फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और शायद वो रिफॉर्म्स के बारे में सोचेगी। सामने दिख रहा है जी। Now we have मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आपकी आवाज आ रही है सुषमा जी। आपसे हम अभी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ अविनाश गोरखशकर आ गए हैं ऑनलाइन, तो उनसे भी थोड़ा सा बाजार का जो एक उत्साह है उस पर उनकी कमेंट ले लेते हैं। Welcome to the program, Mr. Sakar. Just like we were discussing, the markets continue to be in the green following the budget presentation yesterday. It was 5% yesterday, 2.5% today. So are we looking at this continued euphoria in the days to come? Should we expect that? Yeah, I think to a large extent yesterday, after the budget, today also the market has risen largely because of some huge short covering which has happened in the markets. Of course, there has been some good positivity because of the budget, and that is why the markets have gone up. Our sense is that, you've got to be very selective. Stock prices across banking, capital goods, automotive, I think all these stocks have jumped significantly. And therefore, I would believe that, in the next 1 or 2 days, you could possibly see the markets consolidate and cooling off. And then probably, investors could get in. But currently now, largely it is short covering which has been fueling the markets. Like yesterday also the index was up by almost 1,500 points. And today also the Sensex is up significantly. So I think this is a pure, function of the short covering activity we are seeing. Maybe in the next 1 or 2 days, markets will find equilibrium and things will normalize. अविनाश जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये जो तेजी है वो शायद अब कूल ऑफ हो सकती है, तो कूल ऑफ का हमें थोड़ा सा बताएं कि आपका क्या इंटरप्रिटेशन है। क्या जो पहले हम एक गिरावट देख रहे थे वो दौर फिर से लौट सकता है, या आपको लगता है कि एक स्टेडी, शायद हमारा संपर्क अविनाश जी से टूट गया है। आप सुषमा जी हमारे साथ हैं? जी, अगर मैं एनकैप्सुलेट कर दूं, आप बता रही थी कि कोविड टैक्स कोई नहीं आया, इंफ्रा पे जो खर्च उन्होंने अनाउंस किया है और रिफॉर्म्स इतने कठिन समय में, ये 3 पॉइंट्स आपने अभी तक बताए थे, उसके आगे प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर, उसमें भी मार्केट्स का बहुत बड़ा मतलब रिएक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि इस वक्त माहौल ऐसे नहीं थी, लोगों ने सोचा नहीं था कि कोविड पैंडेमिक में
ये सरकार रिफॉर्म्स के पीछे जाएगी, और वो भी काफी जो रिफॉर्म्स कभी पहले लोगों ने काफी सालों से छोड़े हुए थे। अगर आप इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे, जो इंक्रीज है 49% टू 75-74%, ये कितने सालों से पड़ा हुआ है बुक्स के ऊपर, और हर साल हम सोचते हैं कि शायद इंश्योरेंस के ऊपर कुछ करेंगे, लेकिन वो नहीं होता। दूसरी बात, अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर आए तो डिसइन्वेस्टमेंट का अभी जो उन्होंने कहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई 3-4 सालों से इसी सरकार ने कहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट में हम काफी सारा रेवेन्यू हम लाएंगे और काफी डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने उस जो टारगेट्स हैं वो फुलफिल नहीं किए हैं। लेकिन इस बजट में फर्क ये है कि उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट के बजाय प्राइवेटाइजेशन का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि खासकर हम जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं और जो 4 जो सेक्टर्स हैं उनके अलावा हम सारी कंपनीज पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करेंगे। और उन्होंने तीसरी बात ये कही कि इसमें इस वक्त हम 2 बैंक को भी देख रहे हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी को भी देख रहे हैं। तो ये एक एरिया है जो कभी पहले इसके बारे में बात नहीं की गई थी कि बैंकिंग क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन होगा। तो ये बहुत बड़े हैं, ये बहुत डायनामिक रिफॉर्म्स हैं। तो और ये जैसे मैंने कहा डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में फर्क ये है, लेकिन फिर भी हमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचना होगा। अविनाश जी के साथ फिर हमारा रिकनेक्ट हम हो गए हैं। अविनाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? I can hear you, madam. I can hear you. So, अविनाश जी, आप बता रहे थे अभी कि अभी तो एक इंस्टेंट रिएक्शन है जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि बाजार में ये तेजी आई है, एंड आप कह रहे हैं कि अब इसके बाद ये स्टेबलाइज होगा बाजार। सो आपको लगता है कि जो इतना बड़ा जो इंफ्रा डेवलपमेंट पर जो पुश दिया है सरकार ने, और जो उन्होंने एक कहें कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच रखी है, रिफॉर्म्स ओरिएंटेड अप्रोच रखी है रादर देन वेलफेयर स्पेंडिंग, जिसमें आमतौर पे कहा जाता है कि बहुत शॉर्ट टर्म एक बेनिफिट मिलता है, उन्होंने लॉन्ग टर्म जो एक अप्रोच रखी है। आपको लगता है कि बाजार जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है बजट की वजह से वो भी सस्टेनेबल होगा बाजार में? अविनाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? I'm afraid शायद कुछ हमारे Sonu, yes, it looks like that we have again lost connection with Mr. Sakar. Moving on, let's go on to the rupee. The rupee today appreciated 6 paisa to finish at 72 rupees and 97 paisa against the US dollar amid gains in the domestic market. In the domestic stocks, the dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also added 0.18% at 91.15 in intraday trade. सुषमा जी, हमारी जो डिस्कशन हो रही थी, अगर हम उसको थोड़ा सा और विस्तार दें तो क्या आप इसको एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट मानेंगी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? हाँ, देखिए, ये जो इस बार जो बजट आया है वो काफी फर्क है। अगर कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि ये मतलब 15 साल के बाद कुछ ऐसा बजट आया जिसमें हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम कोई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स करेंगे, हम कहीं डोल्स नहीं रखेंगे, कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल फोकस ये है इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि भी पिछले साल उन्होंने स्पेंडिंग किया, तो ये फोकस इस बजट में ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब जो प्रोजेक्ट्स आएंगी वहीं पे लोगों को वो काम मिलेगा, और उस आमदनी से उनकी आय बढ़ेगी और उनके जो है इनकम्स वगैरह बढ़ेंगी। तो ये देखना ये है कि ये स्ट्रैटेजी ठीक रहती है कि नहीं, लेकिन ये है वैसे क्लासिकल स्ट्रैटेजी। और जैसे मैंने कहा, कई विश्लेषकों ने कहा है कि ये तो मतलब कितने सालों के बाद हमने ऐसी कोई अप्रोच देखी है। और जैसे अब आप मार्केट की तरफ देखेंगे तो मार्केट भी इसी जो पॉलिसी है उसमें रिएक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने देखा कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे L&T वगैरह की उनकी जो है स्टॉक्स बढ़ गई हैं। अगर बैंकिंग के ऊपर भी रिफॉर्म्स जो आ रही है उनकी स्टॉक्स बढ़ गई हैं। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो ये सारी जो एरियाज हैं जहां पर
उनका रोल होगा इस प्रोजेक्ट में. But Sushma ji, while of course, as we are discussing that there's a massive capital spending, the focus is on, capital spending, but the revenue spending actually has reduced, especially on welfare schemes, the government flagship schemes. And some people, some experts are also saying that this could be a crisis, or, it would affect the poorest sections of the economy straight away. So how would you look at it? Well, this is something of which I have been concerned about for the last few years, that the allocations for Manrega, for instance, are not as much as we would have hoped. However, what the government has been doing, and this is something that one has been tracking, that whenever requirement is there, then they increase the outlay for Manrega. That is being done. But yes, ideally, I would have personally, I would have preferred that along with this focus on investment in infrastructure, that this government had done some direct cash transfers to the poorest of the poor. And that, I think, would have alleviated some of the suffering because, due to the pandemic, so many people have lost their jobs. The argument, of course, against what I am saying is, the argument is that in other countries, and even in this country, the money that is being sent as direct benefits, direct cash transfers, is not being withdrawn and spent. It is being kept in the bank accounts. So neither is it useful for the people concerned, nor does it stimulate demand and consumption in the economy. So that is the rationale behind the government not doing it. However, I would personally feel that it would have added to the entire package of the budget if they had done this. And आपको लगता है कि एक डायनामिक अप्रोच शायद कहीं ना कहीं सरकार ले रही है, कैलिब्रेटेड अप्रोच, क्योंकि जैसे पीएम ने भी कहा कि 4-5 मिनी बजट्स के बाद ये बजट आया है जो कल आया है, और अगर हम याद करें तो जो पहला इसका ट्रांच था पीएम गरीब कल्याण योजना, उसमें सारा जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको डायरेक्ट हेल्प देने के ही स्टेप्स थे. फिर धीरे धीरे इसको कह सकते हैं हम कि इसको टारगेटेड इंसेंटिव बेस्ड स्टिमुलस में कन्वर्ट कर दिया गया. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाया गया है. सो डू यू थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, जो आपने पहले, अब दोनों चीजों को हम मिक्स अप ना करें. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव तो अलग बात है. ये जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स वगैरह है वो अलग है जी. और ये डायरेक्ट कैश, इसमें एक बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि पिछले साल उन्होंने जो प्रोग्राम किया था वो फूड ग्रेन्स वाला टू गिव फ्री फूड ग्रेन्स टू पीपल, वो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ. उस वक्त लोगों को बहुत हार्डशिप था, और ये जो फ्री फूड ग्रेन्स का जो स्कीम था वो दैट वाज अ ग्रेट बून टू अ लॉट ऑफ पीपल. तो उस वक्त भी उन्होंने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स किए थे. पीएम किसान योजना के अंदर उन्होंने तब भी ट्रांसफर्स किए थे. तो हाँ, उन्होंने किए हैं. और जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ मिनी बजट पिछले साल हुए थे, और लेकिन अगर वो इस साल भी कर लेते डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, या पीएम किसान को थोड़ा सा बढ़ावा दे देते, तो ये जो मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो अभी हार्डशिप हो रही है वो इतनी नहीं होगी. लेकिन उनका, जैसे मैं कह रही हूँ, उनका जो रैशनल है कि जो रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी है उससे लोग वापस, अगर उनको आमदनी मिल जाए, वो कहते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ गिविंग समबडी फिश टू ईट, यू हेल्प देम टू लर्न फिशिंग, कैच फिश. So, उनकी ये philosophy है. Yes, of course, like you rightly said, that the massive increase of in capital expenditure for infrastructure, the government is hoping that this will lead to employment generation. And then, like you said, that shift from spending on social sectors rather to employment generation would be more beneficial in the long run. Yes. Right. Moving on to the Asian markets, the Asian stock market stood extended gains on increased optimism about stimulus packages and global economic recovery. South Korea's Kospi surged 1.3% and Hong Kong's Hang Seng climbed 1.2%. Japan's Nikkei 225 gained 1%, while China's Shanghai Composite Index and Singapore's Straits Times both added up to 0.8%. European stocks were up in intraday trade. London's FTSE 100 appreciated 0.6%. Germany's
DAX was up 1.2% and France's CAC climbed 1.7%. उधर पिछले सप्ताह हुई भारी बिकवाली के बाद वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांक कल तेजी में रहे। आर्थिक बढ़ावे के पैकेज पर बातचीत में प्रगति पर भी निवेशकों की नजर टिकी थी। 11 प्रमुख S&P क्षेत्रों में से 9 बढ़त में रहे, जिनमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाला टेक्नोलॉजी क्षेत्र था। ऊर्जा और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों में प्रदर्शन सबसे ज्यादा कमजोर था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.8% की बढ़त में रहा। S&P 500 में 1.6% की भारी बढ़त दर्ज हुई और नास्डैक कॉम्पोजिट सूचकांक 2.6% के उछाल पर बंद हुआ। सुषमा जी, हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें भी एक उत्साह है। ये जो फिस्कल स्टिमुलस को लेकर यूएस में जो फिस्कल स्टिमुलस आने वाला है, इसके प्रति आप कितनी आपको ऑप्टिमिस्टिक है और आपको लगता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा ग्लोबल लिक्विडिटी बाजारों के लिए, इकोनॉमीज के लिए? बिल्कुल, ये तो जो स्टिमुलस आने वाला है उसके बारे में सारी ग्लोबल मार्केट्स इंतजार कर रही हैं और उसका फायदा हमारी मार्केट को भी होगा, क्योंकि वो जो ग्लोबल लिक्विडिटी है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो फंड्स यहाँ पर भी लाएंगे, तो फायदा तो होगा। ये अब अगर आप देखें यूरोपियन मार्केट्स और एशियन मार्केट्स वो भी मतलब ऊपर जा रही हैं इस वक्त। दूसरी बात ये है कि जो एक और चीज है जिससे खुशी हो रही है मार्केट्स को, और वो है कि कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन हो रहे हैं दबादब। यूरोप में भी हो रहे हैं, यूके में हो रहे हैं, यूएस में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, काफी सारे देशों में हो रहे हैं। तो ये अनुमान यही लगाया जा रहा है कि शायद नॉर्मलसी आ जाए अगले 3-4 महीनों में। तो पर जैसे आपने कहा वो स्टिमुलस जो आ रहा है वो सबसे वैक्सीनेशन और साथ में अगर वो स्टिमुलस अमेरिका में आ जाए जो सबसे बड़ा होगा, यूरोप में भी हो रहा है, इंडिया में भी हमने भी अभी स्टिमुलस किया है, तो पर सबसे बड़ा स्टिमुलस तो अमेरिका का होगा और उसके जो फायदे हैं उसके ग्लोबल रेपरकशंस होते हैं। सुषमा जी, अगर हम फिर भारत की तरफ लौटे तो जो बैंकिंग सेक्टर है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन होता है। हमारे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा कल उछाल आया था 7% का। आपको लगता है कि जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं बजट में, चाहे वो बैंक को लेकर हो या रिकैपिटलाइजेशन को लेकर हो या प्राइवेटाइजेशन को लेकर हो, इनके क्या इम्प्लीकेशंस है बैंकिंग सेक्टर के लिए? देखिए, बहुत पहले तो काफी सारे अनाउंसमेंट्स थे बैंकिंग क्षेत्र में। जैसे आपने कहा एक वो बैड बैंक के बारे में उसका बनाना, दूसरा जो एक नया डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तीसरा जो इक्विटी इन्फ्यूजन कैपिटलाइजेशन रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक 20,000 करोड़, और तीसरा ये कि शायद कुछ बैंक को प्राइवेटाइज किया जाए। तो ये काफी सारे ये बैंकिंग क्षेत्र में अनाउंसमेंट्स आए हैं और इसी वजह से इसका ये उछाल आई है मार्केट में। इसका इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड एसेट्स बैंक के एक ही बैंक में डाल दें तो जो बर्डन है बैंक्स का वो काफी सारा उसका मतलब कम हो जाता है और उसकी जो मैनेजमेंट है बेहतरीन तरीके से हो जानी चाहिए। दूसरा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे पास पहले थे लेकिन उसकी वो कामयाब नहीं हुए और वो बंद हो गए, और कोशिश ये है कि इस बार की अब जो DFI बनेगी शायद वो अच्छी तरह से बनी, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि हमारे जैसे देश में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जरूर होनी चाहिए। तो और दूसरी बात ये है जो कैपिटलाइजेशन की बात है, इक्विटी इन्फ्यूजन, सब कैपिटलाइजेशन सब कह रहे हैं कि ये कम है। हाँ जी, बिल्कुल इस वक्त कम है, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो भी कम है। तो जितना वो इस वक्त हो जाए, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और लास्ट ऑफ ऑल जो प्राइवेटाइजेशन बैंक्स की है, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसके बारे में कभी बात नहीं की कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, लेकिन ये अब पहली बार उन्होंने कहा कि शायद 2 बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को हम देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि शायद जो बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस वक्त लोग जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और वो नंबर जो है
वो कम हो जानी चाहिए। Yes. तो धीरे धीरे करके शायद ये इसका रैशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर हो जाएगा। Sushma ji, coming to something which affects the common man directly now, the government also has announced a proposal that the interest on provident fund is to be taxed if contribution is more than 2.5 lakhs annually, and similar, such thing for ULIP premium also. Now, a lot of people have this fear that this will affect their retirement plans, their investment directly. What would you say to them? Well, I would say that from what I have read of the details of this proposal, it affects people with a very at a very high, fairly high income level. That if you have, I would say, an income of maybe 50 lakhs to 1 crore, then only you are likely to be affected by this. So I don't think that it is going to affect the bulk of people, and I think that is probably the aim of the tax. Actually, is to perhaps get the tax from people who are affluent enough to afford it. So I don't think that it is something that that the general masses, the general public should worry about at this stage. सुषमा जी, अभी जो हम बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि टैक्सेस को नहीं बढ़ाया है सरकार ने, और जो उनका इतना बड़ा खर्च है 34.5 लाख करोड़ का जो उन्होंने करना है आने वाले वर्ष में, उसके लिए उनको अलग अलग जगह से रेवेन्यू जरूर जुटानी होंगी। सो एसेट मोनेटाइजेशन आपको लगता है वो भी एक बोल्ड स्टेप है? और LIC का जो IPO है, कहा जा रहा है कि वो बिगेस्ट इंडियन IPO होगा, इनके बारे में आप के क्या वो व्यूज होंगे? देखिए, एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में कई सालों से बात की जा रही है कि हमें करना चाहिए, हमें जरूर करना चाहिए। पहली बार ये है कि बजट में एज अ पॉलिसी ये इंट्रोड्यूस किया कि एसेट मोनेटाइजेशन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, बहुत ज्यादा एसेट्स हैं, और उनको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपर्ली। और ये समझ लीजिए हमारे टैक्स पेयर्स का जो एसेट्स हैं, सरकार के एसेट्स मानी हमारे टैक्स पेयर एसेट्स, और एज अ टैक्स पेयर अगर हम जो एसेट्स को मोनेटाइज कर लें तो हमारा ही फायदा होगा। तो मैं समझती हूँ ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है, ये बहुत डायनामिक मूव है, और ये जरूर करना चाहिए। और दूसरा आपने कहा वो LIC का जो IPO है, वो उसके बारे में भी हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में 3-4 सालों से सरकार ने कहा है कि ये इतना हम रेवेन्यू रेज करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट से, लेकिन कई वजहों से उन्होंने कहा है कि शायद मार्केट इतनी अच्छी नहीं थी, मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, इसलिए हम मार्केट में नहीं गए। तो हम उम्मीद तो करेंगे कि इस साल ये LIC का IPO आए और उससे फायदा हो जाए हमें। जैसे मैंने कहा, हमें हो जाए, आफ्टर ऑल ये IPO सरकार को जाएगा और सरकार का पैसा तो हमारा ही है। आइए अब रुक करते हैं कमोडिटीज का। Oil prices today rose more than 1% after major crude producers showed they were reining in output roughly in line with their commitments. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $57.60 per barrel, while WTI crude prices were around $54.80 per barrel. उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने में आज गिरावट का रुख था। लगभग 400 रुपए सस्ता होकर सोना 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था। चांदी भी 3,780 रुपए लुढ़ककर 69,880 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,851.70 प्रति आउंस के पास था और चांदी $27.80 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए आज के कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stocks climb around 2.5%. Sensex closes above 49,500 mark. Nifty settles above 14,600 level. Global stocks extend gains on increased optimism about stimulus packages and economic recovery. And oil prices climb more than 1% amid output cut. And that's it in this edition of Market Mantra. Do join us tomorrow at 3 p.m. for Money Matters. Till then, this is Sonu Sood and Anubhar Hodgi saying goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.